हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैं प्रहलाद सिंह। आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड ग्रेड के लिए रहेगी। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स के बारे में आप एनालिसिस कीजिए, और मैंने कमेंट्स का जवाब भी दिया था कि डियर स्टूडेंट कुछ समय के बाद में लगभग मंडे से मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करूँगा और वो सेकेंड ग्रेड का होगा। इसमें मैं आपके लिए सिलेबस बता देता हूँ। इसमें SST सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट एनालिसिस करूँगा। फर्स्ट पेपर के लिए जो सिलेबस है 2 यूनिट उसमें है, उनको भी मैं एनालिसिस करूंगा, है ना। तो एक बार मैं बता देता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए कि मैं अपनी इस क्लास में सेकंड ग्रेड की मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। ओके, इसका मेन्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? स्लाइड को नीचे। ओके, देखिए भाई, समझिए आप यहां पर सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स। इसमें आप समझेंगे जो आपका सब्जेक्टिव टॉपिक आएगा उसमें आपकी 5 यूनिट होंगी। कितनी यूनिट होंगी बताओ? 5 यूनिट्स। और जो आपका फर्स्ट पेपर होगा इसके अंतर्गत आपके कितनी यूनिटें बताओ? 2 यूनिट्स। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो एनालिसिस होगा हमारा वो कुल टोटल 5 यूनिट ये कंप्लीट में आपको कराऊंगा सीक्वेंस से। ओके, और 2 यूनिट ये हो जाएंगे। तो टोटल आपकी कितनी यूनिट हो जाएंगी बताओ? 16, केवल 7 यूनिट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? इसका मतलब अब मेरी आगे आने वाली क्लास में सेकंड ग्रेड के वो विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स जैसे डायनामिक सब्जेक्ट जहां पर टीचर की भी लिमिटेशंस होती हैं, स्टूडेंट्स की तो बात ही अलग होती है, यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अब उनको बिना किसी पेमेंट के मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस किया जाएगा मेरे द्वारा, उसे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं इसे लाइव क्लास के रूप में भी स्टार्ट करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने काफ़ी कमेंट्स भी किए मेरे पास में, वो और बाकी के अदर स्टूडेंट जो भी जुड़ेंगे उन सब के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर एक डायनामिक सब्जेक्ट को आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी इन्फॉर्मेशन। अब बाकी की चीज़ें हम बाद में करेंगे, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है? अब हमारी बात होती है किस पर? सब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट करूंगा, मैंने आपको समझा दिया, एक बार आप देख सकते हैं, ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो फर्स्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक आता है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वो टॉपिक है जो फर्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय। इज दैट क्लियर और नॉट? राष्ट्रीय आय में आपको क्या पढ़ना होता है बेटा? समझो, राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है इसके अंतर्गत आप पढ़ते भी खूब है, समझते भी खूब है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि जब इसे क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर किसी से कुछ नहीं आता। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत आप जब कंसेप्ट को समझ नहीं पाते, सीधे डायरेक्टली उसे लर्न करते हैं, तो कभी भी उसका क्वेश्चन का आंसर आपसे हो ही नहीं सकता। और इकोनॉमिक्स की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कुछ नहीं है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, बट इसके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इसके कंसेप्ट को समझ लिया, फिर ये सब्जेक्ट सबसे ईजी सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए हम नेशनल इनकम को अपने तरीके से, और मेरे जितने विद्यार्थी हैं ईजी तरीके से उन सबको इस तरीके से समझाएंगे कि सारे कंसेप्ट उन्हें क्लियर हो जाएं। ओके, चलो आप नेशनल इनकम को समझने के लिए मैं आपके लिए बता देता हूं कि आने वाली क्लास में मैं आपको क्या क्या पहले पढ़ाने वाला हूं। मैं इसे 2 भागों में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं क्या करता हूं, बेसिक्स पॉइंट्स जो होते हैं, कॉन्सेप्ट,
इनको एनालिसिस किया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसको समझिए। जैसे नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपने बार बार चीज एक पॉइंट यूज करते हैं, फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या होती है इसकी समझ में आपकी में नहीं आता, यानी कि कारक आय या फैक्टर इनकम कह लीजिए। फैक्टर इनकम, कारक आय। सेकंड पॉइंट, कारक आय के साथ साथ आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका मतलब हो गया, मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, सकल एवं शुद्ध की अवधारणा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका पूरा नेशनल इनकम का बेसिक चीज टिका हुआ होता है। ग्रॉस से नेट कैसे प्राप्त किया जाता है, नेट से ग्रॉस कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको यहां क्लियर है। जब मैं आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी इनको एनालिसिस करेंगे तो इनका कंसेप्ट क्या होता है डायरेक्टली पढ़ने से समझ नहीं आता, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसके कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो पहला पॉइंट, फैक्टर इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एंड नेट। अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो फिर इसमें एक और टॉपिक आता है जिसे आपको पढ़ना है, जिसे कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय, ठीक है ना। तो NFIA क्या होता है इसके बारे में आपको समझना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मूल्यह्रास, मूल्यह्रास किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, घरेलू सीमा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, घरेलू सीमा, और इसके बाद बताएंगे आप वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष के आधार पर दो चीजों को आप बता देंगे, कौन कौन सी चीजें, प्रचलित वर्ष, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। इसके साथ साथ आपको यह बताना है कि आपके साधन लागत मूल्य, और एक बताना है आपको बाजार मूल्य। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जरा गौर से देखिए, अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप को राष्ट्रीय आय को समझने में कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली। अच्छा बताओ, एक एक चीज को क्लियर करो। फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी, है ना, मार्केट प्राइस पर जीडीपी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, है ना। और बार बार इनमें ये शब्द यूज होते हैं, इनका अर्थ ही पता नहीं चलता और आप समझ नहीं पाते इन चीजों को, है ना। आप देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आता, इसे हम समझाएंगे। और NFI, विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय को जोड़ना घटाना होता है राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए, तो ये कंसेप्ट क्या होता है इसे हमें समझना है। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन क्या होता है, घरेलू सीमा क्या होती है, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं,
प्रचलित मूल्य क्या होता है, स्थिर मूल्य क्या होता है, साधन लागत मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाते हैं तो नेशनल इनकम में से एक भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा नहीं रहेगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैंने आपको ये बता दिया कि पहले हम फर्स्ट पार्ट में इसी को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम वो पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी से स्टार्ट करते हुए और कंप्लीट लास्ट तक हम पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, चलो आ जाओ। तो अब इसे पढ़ने से पहले मैं आपके लिए बता देता हूं, लेटेस्ट अपडेट कर लो आप इस चीज को कि राष्ट्रीय आय जो होती है मेरे बच्चों, राष्ट्रीय आय के बारे में कि नवीनतम गणना विधि, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो गणना की विधि नवीनतम जो है कब 2015 से, वो क्या है वो आप समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे और समझेंगे भी। क्लियर है? आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इस क्लास में अब आप फर्स्ट टॉपिक एनालिसिस कर रहे हैं हम, और आपको समझना है। ओके बेटा, चलो राष्ट्रीय आय की नवीनतम गणना विधि के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप समझिएगा। आप जानते हैं नवीनतम गणना विधि की अगर चर्चा करेंगे तो इसे दो भागों में बांट दीजिए। आप इधर समझ लीजिए पहला पॉइंट कि जो लगातार 2015 से पहले जो थी, आप कह सकते हैं पूर्व में, कब से 2015 से पूर्व विधि, और यहां पर बता देंगे प्रेजेंट में कौन सी है, वर्तमान। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम बात करें पूर्व की तो पूर्व में क्या था आपके, यहां पर जो कारक के फैक्टर थे वो 4 फैक्टर शामिल किए जाते थे। पहला भूमि, जिसे कच्चा माल भी कहा जाता है, कच्चे माल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। क्लियर हुआ? कच्चे माल का रूप में जो भूमि का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? रेंट, मतलब किराया। पूंजी, ब्याज यानी इंटरेस्ट। श्रम, मजदूरी, वेजेस। और उद्यमी, लाभ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम वर्तमान विधि की बात करते हैं 2015 के अंतर्गत जिसे चेंज किया गया है, सेम यही है बट इसकी विधि गणना करने का तरीका चेंज कर दिया गया है। वो किस किस तरीके से है? जो हमारा कच्चा माल है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, और हमारा पूंजी, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को क्या है, स्थिर पूंजी उपभोग के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा है बच्चों बताओ? स्थिर पूंजी उपभोग के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम बात करते हैं किसकी, श्रम, क्षतिपूर्ति के रूप में। इसका मतलब मजदूरी किसके रूप में दी जाती है? क्षतिपूर्ति के रूप में। नेक्स्ट, उद्यमशीलता, इसे परिचालन लाभ के रूप में। ये ध्यान रखना इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेजेंट में राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो नवीनतम विधि के अंतर्गत जो आपके फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को किस तरीके से आप नियोजित करेंगे। तो पूर्व का स्थिति ये थी, प्रेजेंट की क्या है, ये वाली स्थिति है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कच्चा माल पूंजी स्थिर पूंजी उपभोग के रूप में, श्रम क्षतिपूर्ति और उद्यमशीलता परिचालन लाभ के रूप में। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा देखो, 2015 में एक काम किया गया है कि जो आपका राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष, वो आज भी कितनी है? 2011 2012 है। महत्वपूर्ण बात यह है
कि जीडीपी के स्थान पर जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशंस को प्राप्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो फिर बात करते हैं जीडीपी के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना होती थी, अब जीवीए के आधार पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हम इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और हम फिलहाल इसमें यह भी अंतर करेंगे कि जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना? तो आइए, जो पॉइंट मैंने बताया है उनको भी आप नोट करेंगे, राइट। पॉइंट फर्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष आधार वर्ष। तो यहां पर आप बता देंगे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011 2012, ये बेटा। अच्छा, सेकंड पॉइंट आप क्या बताएंगे इसके अंतर्गत? आप बताएंगे राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है जीडीपी की जगह जीडीपी के स्थान पर जीएवी प्राप्त किया जाना। इसका फायदा क्या है, क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा, है ना? तो समझिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिटेल में चर्चा करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है ना? तो इसे तो आप समझते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन। क्या कहा जाता है इसे, बताओ? मूल्य वर्धन, ठीक है ना? अच्छा देखो, अब इसके बाद आप समझेंगे जीडीपी और जीबीए, इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्षेत्रवार होता है। यहां पर एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, इन दोनों में अंतर को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अंतर क्या होता है वो अंतर समझने का प्रयास करेंगे आप, है ना? तो देखो, पॉइंट फर्स्ट, जीडीपी और जीएबी में अंतर। तो देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो पहला अंतर क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट आप यहां पर देखेंगे, पहला पॉइंट, जीडीपी जो होता है वो क्या होता है बताओ? अंतिम मूल्य पर इसकी गणना की जाती है ना? और जब अंतिम मूल्य पर गणना की जाती है तो आप जानते हैं इसका संबंध किससे होता है? अंतिम मूल्य पर उपभोक्ता इसे परचेज करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जीडीपी जो होती है वो उपभोक्ता आधारित होती है, जबकि ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हो गया कि इसका जो आकलन किया जाता है वो फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है, लागत मूल्य पर किया जाता है। और जब लागत मूल्य पर किया जाता है, इसका मतलब लागत का संबंध किससे होता है बताओ? उत्पादक से होता है। इसका मतलब ये उत्पादक आधारित होती है। तो पहला पॉइंट आप यहां पर नोट कर देंगे, पहला क्या होगा? जीडीपी जीडीपी अंतिम मूल्य पर आकलन होने के कारण होने के कारण उपभोक्ता आधारित कैसी होती है बताओ? उपभोक्ता आधारित होती है। जबकि दूसरा पॉइंट बता देंगे, जीबीए कारक मूल्य पर आकलन के कारण
उत्पादक आधारित होती है। उत्पादक आधारित होती है। दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप देखिए, ये भी समझ में आएगा, मैं आपको बताऊंगा कारक मूल्य क्या होता है, अंतिम मूल्य क्या होता है, वो सब के बारे में बताएंगे। यानी कि अंतिम मूल्य पर उपभोक्ता प्राप्त करता है, इसलिए उपभोक्ता आधारित होता है। जबकि आप जानते हैं इस बात को कि साधन लागत मूल्य यानी कि लागत मूल्य जो होता है, फैक्टर कॉस्ट जो होता है, वो किससे जुड़ा होता है? उत्पादक से जुड़ा होता है, इसलिए ये उत्पादक आधारित होती है। एक खास बात क्या होती है, जीडीपी जो होती है संपूर्ण देश के उत्पादन को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया संपूर्ण देश के उत्पादन को प्रदर्शित किया जाना। जबकि जीबीए क्षेत्र विशेष के उत्पादन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ? सेक्टर वाइज करता है। इसका मतलब हुआ किसी क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इस बात को क्या करता है? बोलो, प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। तो ये सटीक अनुमान को बताता है। तो अगला पॉइंट आप यहां पर बता सकते हैं, थर्ड पॉइंट में जीडीपी संपूर्ण देश के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। जबकि जीबीए क्या करता है? जीबीए क्षेत्र विशेष के उत्पादन को व्यक्त करता है। क्षेत्र विशेष के उत्पादन को क्या करता है? व्यक्त करता है। नोट करते जाएंगे, अच्छे तरीके से नोट करते जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो जीडीपी और जीएबी में अंतर। अच्छा, एक अंतर और भी होता है। क्या होता है एक अंतर? आप जानते हैं कि जीडीपी जो होता है उसमें सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सों को शामिल किया जाता है, लेकिन जीएबी जो होता है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होते। साधन लागत मूल्य में पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि जो जीडीपी होता है उसमें टैक्स इंक्लूड होते हैं, तो टैक्स में वृद्धि होने पर जीडीपी में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब टैक्स इंक्रीजमेंट के कारण भी जीडीपी में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसका जो फैक्टर कॉस्ट है, जो उसका जो रियल वास्तविक मूल्य, वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब हमें वास्तविक चीजों का आंकड़ा प्राप्त करना होता है, वो किसके माध्यम से हो जाता है? जीबीए के माध्यम से हो जाता है ना? तो ये पॉइंट भी नोटेबल है, आप इसे नोट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, यहां पर आप बताएंगे जीडीपी में सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को शामिल किया जाता है। टैक्स को शामिल करते हैं, ठीक है? टैक्स में वृद्धि से जीडीपी में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? जबकि यहां पर आप बताएंगे जीएबी वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित करता है। वास्तविक मूल्य को प्रदर्शित करता है। सपोज दैट, मान लीजिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई वस्तु है, अंतिम मूल्य पर कितना? 20 रुपए, ठीक है ना? अब क्या है, इस पर टैक्स कितने परसेंट लग गया बताओ? 10% टैक्स लग गया। तो जीडीपी भी क्या हो जाएगा? जीडीपी में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, है ना? इसकी कीमत बढ़कर कितने हो जाएगी? लगभग 22 रुपीस। और अगर ये टैक्स बढ़ जाता है 10% से, कितना हो गया? मतलब 2% और इंक्रीज कर गया,
तो जीडीपी में क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीजमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जीडीपी में इंक्रीजमेंट टैक्स के कारण भी होता है। अगर टैक्स में वृद्धि होती है तो जीडीपी में वृद्धि होती है। लेकिन जो लागत मूल्य है, मान लीजिए आपका कितना 20 रुपीज है, इसमें से कच्चा माल कितना यूज हुआ बताओ आपका, बाकी का कितना बचा आपका, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना बता 10 रुपए। तो ये वास्तविक हो गया। अब इसमें कुछ मिलावट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई टैक्स इंपोज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये वास्तविक मूल्य को बताता है, जबकि इसमें जो मूल्य होता है उसमें वृद्धि हो जाती है टैक्स में वृद्धि होने के साथ में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप आइए, अब मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जो मैंने बताया, साधन लागत मूल्य, कारक मूल्य क्या होता है, या कारक इनकम क्या होता है, इनके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको समझिए। तो अपडेट दिया मैंने आपके लिए, ये जितने भी दिया मैं समझता हूं कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इन सारी चीजों को हम आगे आप समझाने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आओ अब हम समझते हैं इसको बेसिक तरीके से। सबसे पहले अगर आपको राष्ट्रीय आय को समझना है तो पहला पॉइंट तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, कारक आय। फैक्टर इनकम किसे कहा जाता है, इज दैट क्लियर और नॉट, ओके। अगर हम इस पॉइंट पर एनालिसिस करें तो जितना मैं कहूं उतना ही समझते हुए चलना, आपकी समझ में आने में समय जैसे जैसे गुजरेगा आपकी समझ उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। इसके अंतर्गत कारक आय, तो देखो फैक्टर इनकम क्या होता है, तो देखिए यहां पर दो वर्ड है, एक कारक है और एक क्या है, आय है। इस पहले वाले को समझिए, यहां पर पहले वाले का संबंध किससे होता है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन से। उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका संबंध किससे होता है बताओ, कारक से होता है। कारक का मतलब क्या हो गया, उत्पादन के साधन। अच्छा, उत्पादन के साधन जो होते हैं, प्रश्न ये होता है कि कौन कौन से साधन होते हैं। तो इमेज करो, कल्पना करो, किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का अगर आपको उत्पादन करना है, राइट, तो उसके उत्पादन करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिस जिस तरीके से आप जितनी चीजों को जुटाएंगे वो उत्पादन के साधन ही तो होंगे। जैसे सपोज करो कि किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा का उत्पादन करने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, कहेंगे बिल्कुल होगी। मान लीजिए मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं, ये मेरी सर्विस है, आप घर बैठे इस चीज को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस सेवा दे रहा हूं इसके उत्पादन के लिए ऐसा तो नहीं कि रोड पे खड़े होकर दे सकता हूं, पॉसिबल नहीं है। मेरे पास में एक स्टूडियो होना चाहिए जहां ये सारी तकनीकी सुविधाएं मेरे पास कंप्लीट होनी चाहिए, और ये काम मैं एक स्टूडियो के अंतर्गत ही तो कर सकता हूं। तो एक बिल्डिंग, एक जमीन मेरे पास होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और दूसरी बात, पूंजी, किसी भी उत्पादन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल, पूंजी का उपयोग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा पॉइंट कि किसी भी चीज के उत्पादन के लिए श्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना श्रम के कैसे करेंगे, आप मशीन से उत्पादन कर सकते हो, लेकिन मशीन को कमांड देने के लिए भी क्या चाहिए बताओ, मानव श्रम चाहिए, है ना। तो श्रम हो गया। और फिर इसके साथ साथ जो उत्पादन करने वाला होता है वो स्वयं एक उत्पादन के साधन के रूप में होता है। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि वो उत्पादन करने वाला, जितने भी मैंने अभी बताया ये साधन, इन सब का यूज करने वाला वही होता है। अगर वो इनका यूज ना करेगा तो उत्पादन कैसे होगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्वयं उत्पादन करने वाला उत्पादक जो होता है, उद्यमी जो होता है, वो उद्यमी स्वयं उत्पादन के साधनों में क्या होता है, शामिल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम यहां पर चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पिछली क्लास में आपको अभी जस्ट इससे पहले बताया था, तो उत्पादन के साधनों पर अगर हम चर्चा करें तो उत्पादन के साधन क्या हैं, तो उत्पादन के साधनों में हम यहां पर पहला साधन लिखेंगे भूमि। इसे कच्चे माल के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, भूमि। दूसरा पूंजी, तीसरा
श्रम। और कौन हो गया बताओ? उद्यमी हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपसे कहा जाए कारक आय में कारक क्या है, फैक्टर क्या है, तो फैक्टर का संबंध होता है उत्पादन के साधनों से। तो आपसे कोई पूछेगा कारक क्या है, तो आप बता देंगे कारक का मतलब होता है उत्पादन के साधन। आप कहेंगे उत्पादन के साधन क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी। इनसे क्या होता है? उत्पादन होता है। ये चार फैक्टर हैं जो मेजर रूप से आपकी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको एनालिसिस किए जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके उत्पादन के साधन हो गए। क्वेश्चन इससे आगे आता है, वो क्वेश्चन समझिए आप इसे। क्वेश्चन क्या आता है? पहला पॉइंट आप यहां पर समझेंगे कि जो भूमि है जहां पर आप उत्पादन का कार्य कर रहे हो, तो भूमि का जो स्वामी है, जो मालिक है, जिसने अपनी भूमि को उत्पादन कार्य के लिए किसी को दिया है, बताओ भाई वो फ्री में देगा क्या? कहेंगे ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए आपने क्या किया, शहर में कोई बिल्डिंग बनाई, जमीन ली, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बनाया आपने, या और फिर आपने उसे किसी को उत्पादन करने वाले को दे दिया, उसमें उत्पादन करेगा और क्या करेगा? अपनी आय प्राप्त करेगा। तो आपको क्या मिलेगा इसके बदले? तो इसके बदले आपको किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब आप फ्री में तो देंगे नहीं, आप उसे किराए पर देंगे। इसका मतलब वो उत्पादन कार्य करेगा, आपकी बिल्डिंग का उपयोग करेगा, इसके बदले में वो आपको क्या देगा? किराया देगा। क्लियर हो गया? तो भूमि से प्राप्त होने वाला क्या क्या होता है? रिटर्न क्या होता है? किराया, इंटरेस्ट। ठीक है। पूंजी, पूंजी की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए सपोज करो कोई भी उत्पादन करने वाला पूंजी की जरूरत होगी, अपनी खुद की भी हो सकती है, बाजार से भी लिया जाता है। क्लियर हो गया? अगर वो पूंजी प्राप्त करता है तो जिसकी पूंजी है उस व्यक्ति ने अपनी पूंजी को उत्पादन करने वाले को दे दिया, ठीक है ना। तो बताओ कोई अपनी पूंजी फ्री में देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया, अब उस पूंजी प्रदान करने वाले को क्या चाहिए? पूंजी के स्वामी को जो पूंजी दी है उस पर उसे क्या चाहिए? ब्याज। वो उसकी आय का क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि उत्पादन करने वाला जो होगा, अगला जो उत्पादन करेगा उस पर खर्चा क्या करेगा? बताओ, ब्याज का। इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अब हम बात कर लेते हैं श्रम की। अब बताओ भैया, मजदूर जो लगा हुआ है उत्पादन करने के लिए, अब जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करेगा, तो भैया फ्री में तो नहीं करेगा, उसका भी परिवार है, उसकी भी जिम्मेदारी है, उसका भी जीवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे क्या मिलेगी? बताओ, मजदूरी, वेजेस, मजदूरी। और ये मजदूरी उसकी क्या होगी? अपनी आय के रूप में होगी। क्लियर हो गया? और जो कुछ भी उत्पादन करने वाला है वो इन सब पर खर्चा कर रहा है, यानी कि उसने किराए पर भूमि ली, उस पर किराया दे रहा है। वो उसने ब्याज पर क्या लिया है? पूंजी ली है, तो उस पर ब्याज दे रहा है। वो श्रम का प्रयोग कर रहा है तो वो मजदूरी दे रहा है। इन सब पर खर्चा करने के बाद उसने जो उत्पादन किया उसे बाजार में बेच करके इस पूरे खर्चे को काटकर जो बचा वो उसका क्या होगा? बताओ, लाभ होगा कि नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना। अब देखो इसमें क्या होता है। अब अगर आप इसको यूज करना चाहें या इसको समझना चाहें, इसके एक फॉर्मूले के रूप में मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, तो यहां पर आप समझिएगा। जितना मैं समझाऊं उतना ही समझते जाना और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। क्लियर है बेटा? देखो यहां इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का पहला वर्ड लीजिए, क्या आ गया? आई। यहां सॉरी ये गलत हो गया, इसे रेंट कर देना बेटा, है ना, रेंट करो, रेंट। ओके बेटा, इंटरेस्ट नीचे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ओके, आर क्या हो गया? रेंट। ब्याज का पहला वर्ड क्या हो गया? इंटरेस्ट, आई। मजदूर का क्या हो गया? वेजेस, पहला वर्ड। प्रॉफिट का क्या हो गया? पी। क्लियर है? अब देखो आपके सामने सारी चीज है और अब उसके आधार पर आप इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। देखो बताओ, आपसे प्रश्न था कारक आय, फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? तो आपको पहले मैंने समझा दिया कारक।
कारक किसे कहते हैं? उत्पादन के साधनों को। उत्पादन के साधन क्या है? ये उत्पादन के साधन है। इन उत्पादन के साधनों की क्या चाहिए? आय। तो इनके उत्पादन के साधन की आय क्या है? वो ये है। जिसकी भूमि है वो किराए के रूप में अपनी आय प्राप्त करता है। जिसने पूंजी दी है उसके द्वारा ब्याज मिल रही है, वो ब्याज से अपनी आय प्राप्त करता है। जो श्रम है वो मजदूरी से है। और जो उत्पादन करने वाला उद्यमी है वो सब खर्चा करके जो बचता है वो उसके लाभ के रूप में उसकी आय होती है। इसका मतलब ये हो गया कि कारक आय क्या हुई? उत्पादन के साधनों की आय। उत्पादनों के साधनों की आय क्या है? उत्पादन के साधनों की आय ये हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया कारक आय, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर इनकम, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? बताओ, इन सबको जोड़ दो तो किराया प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, यानी कि फैक्टर इनकम कारक आय बराबर क्या हो जाएगा? किराए को किससे बताते हैं? रेंट से, आर। इसके लिए आई इंटरेस्ट प्लस डब्ल्यू प्लस पी। आपसे यही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा तो आप इसे बहुत इजी तरीके से बता सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपने क्या चीज समझी बताओ? आपने कारक आय को समझा है ना, तो नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ओके, अब आपने कारक आय को समझ लिया, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या हो गई? आर प्लस आई प्लस डब्ल्यू प्लस पी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बेसिक चीज है। आगे आने वाली राष्ट्रीय आय में जब हम बताएंगे तो तब आपको इस चीजों को पता होना चाहिए। जहां भी साधन आए, यानी क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम की बात आएगी, तुरंत आपके माइंड में क्या हो जाएगा? कंसेप्ट आएगा, आर प्लस आई प्लस डब्ल्यू प्लस पी, यानी किराया, ब्याज, मजदूरी और लाभ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इनका योग क्या कहलाता है बताओ? कारक आय कहलाता है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर चलें तो एक अगला कंसेप्ट जो होता है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की गणना को समझना है हमें, तो अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो सेकंड टॉपिक है आपका। वो क्या है? सकल एवं शुद्ध की अवधारणा। सकल एवं शुद्ध की अवधारणा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको समझना है। समझो इसके बारे में क्या होता है। सकल एवं शुद्ध की अवधारणा को अगर समझना है बच्चों, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि यहां उत्पादन होगा, उत्पादन का संबंध किससे होता है? निवेश से होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राष्ट्रीय आय इनकम, और इनकम किससे होगी? निवेश से। अरे भाई, हम पहले उत्पादन के लिए खर्च करेंगे तभी तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा उसे बाजार में बेचेंगे, और उससे बाजार से जो हमें प्राप्ति होगी उससे हमें लाभ मिलेगा। जो लाभ हुआ है उसे फिर से क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, उत्पादन को और बढ़ाएंगे, और फिर उससे बड़े हुए को फिर बेचेंगे, फिर और ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यही तो प्रोसेस होता है। इसका मतलब अब हमें यह क्लियर करना है कि भाई शुद्ध और नेट में क्या फर्क होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसके बीच में मूल्यह्रास का क्या कंसेप्ट होता है? ये बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से समझते चलना बच्चों, है ना। आ जाओ, मैं अब इस अवधारणा को क्लियर करता हूं। हमेशा के लिए आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, एक वर्ड आता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ध्यान रखना, किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन पर किया जाने वाला खर्च। यानी कि जब कोई उत्पादन करने वाला किसी वस्तु या किसी सेवा का उत्पादन कर रहा है, उस पर जो उसके द्वारा खर्चा किया जा रहा है वो खर्च ही क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि निवेश वही होगा जिससे या तो किसी वस्तु का उत्पादन हो या किसी सेवा का। अगर आपने खर्चा किया है
और वो खर्चा ऐसा हुआ है कि उससे ना तो किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है और ना ही किसी सेवा का, तो वो निवेश नहीं माना जाएगा। निवेश वही माना जाएगा जिससे किसी वस्तु या सेवा का क्या हुआ हो, उत्पादन हुआ हो। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। बहुत अच्छा, तो आप यहां पर बता देंगे। तो बताइए इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बता देंगे यहां पर, किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन पर किया गया खर्च, किया गया खर्च निवेश कहलाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, बहुत अच्छा। अब इससे हम नेट और ग्रॉस के बारे में कैसे समझेंगे, उसका मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा, तब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, बेसिक एग्जांपल। और ज़्यादातर मेरा एग्जांपल जो होता है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप जानते हैं उसकी जो भाषा है, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड है। अगर आपने उन कंसेप्ट के आधार पर चीज़ों को पढ़ा है, नो डाउट आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोई समस्या आ ही नहीं सकती। चलिए मैं इसी प्रकार से एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ग्रॉस और नेट के बारे में समझाता हूं। ओके, आ जाओ। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, समझो। मान लीजिए कि आपने निवेश किया, और मैं बता चुका हूं कि निवेश का मतलब क्या होता है, बोलो। निवेश वही माना जाता है जिससे किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो, और अगर ऐसा नहीं है तो वो निवेश माना नहीं जाता। अब हम मानते हैं निवेश का मतलब, इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको दो भागों में कैसे तोड़ा जाता है समझो। एक तो हो गया नया निवेश, एक हो गया पुराना। नवीन कर दिया और पहले कर चुके हैं आप, पुराना ओल्ड हो गया। इसका मतलब हुआ कि निवेश का मतलब होता है उत्पादन किसी वस्तु का या सेवा का। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए आपने खर्चा किया, वो कैसा है बताओ, नवीन है, नया है। चलो भैया आ जाओ आगे समझ लेते हैं। मान लीजिए उत्पादन के लिए आपने क्या किया, आपने कहा कि आपके पास पहले था उत्पादन करने के लिए भूमि, आपने क्या ली बताओ, भूमि। नवीन भूमि में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, नया भवन खरीद लिया, नई जमीन खरीद ली आपने। अब बताओ आपकी पहले से जो भूमि है, पहले से आपका भवन है, इमारत है, अब आपने नवीन और खरीद लिया, तो बताओ आपका उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कहेंगे डेफिनेट बढ़ेगा, कंप्लीट बढ़ेगा। बहुत अच्छा। आपने क्या किया, एक बात और समझा देता हूं कि उत्पादन जो होता है, उत्पादन करने के लिए केवल हम और आप ही उत्पादन नहीं करते, उत्पादक तो सरकार भी होती है, नहीं होती? उत्पादन सरकार कैसे करती है मैं बताता हूं। उत्पादन करने के लिए सरकार ने डैम बना दिया, तो सरकार ने डैम बनाया है, तो डैम से उत्पादन होगा कि नहीं होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा, है ना। बिजली का उत्पादन होगा, इरिगेशन का काम होगा, जो आपके क्या है वाटर रिसोर्सेज है उनका डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म प्लेस डेवलपमेंट होगा। सरकार ने क्या बनाया बताओ, रेलवे ट्रैक बना दिया, बोलो प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, सर्विस का प्रोडक्शन। सरकार ने हाईवे बनाया, सरकार ने फ्लाईओवर बनाया, सरकार ने बिजली संयंत्रों की स्थापना की, सरकार ने नहर खुदवाए। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब उत्पादन केवल आप और हम नहीं करते, एक बड़े स्तर पर सरकार भी क्या करती है, बोलो उत्पादन का कार्य करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर आप देखिए, तो भूमि हुआ, भवन हुआ, नवीन मशीन को खरीद लिया आपने, पहले से ही आपके पास मशीन थी, पता चला आपने अपनी फैक्ट्री में एक नवीन मशीन और खरीद ली, तो जो उत्पादन आपका पुरानी मशीन से हो रहा था, अब नई मशीन आने पर आपके उत्पादन का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा। सरकार की तरफ से भी बता दो एक दो बातें। सरकार ने नवीन क्या बना दिया, बांध बना दिया, तो बताओ उत्पादन का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सरकार ने नवीन क्या बना दिया बताओ, बिजली संयंत्रों की स्थापना कर दी, बिजली संयंत्र स्थापित कर दिए,
अच्छा देखो, ये नवीनतम है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से जो उत्पादन कार्य हो रहा है पुरानों से, अब इनका नवीन इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, वो उत्पादन में और वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका, बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं पुराने से। इसका मतलब ये हो गया कि भैया आप बार बार ये कह रहे हो कि नवीन प्रयोग किया, इसका मतलब पहले पुराना आपका क्या था बताओ? भवन था, इमारत थी। वो लिखेंगे बिल्कुल था, और इससे उत्पादन का कार्य हो रहा है। दूसरी बात, लेकिन मुझे बताओ कि जो पुरानी इमारत है जो आज आपने बनवाई है, वो उत्पादन करते 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 क्या वो वैसी ही रहेगी जैसी आपने बनवाया था? कहेंगे बिल्कुल नहीं। उसमें टूट फूट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसकी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल होगी। अच्छा बताओ भैया, क्या आप उसकी इमारत को, उस भवन को आप रिपेयर नहीं कराएंगे तो क्या वो उस लेवल का उत्पादन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और अगर आपने उसकी रिपेयरिंग को बिल्कुल बंद कर दिया तो एक वक्त ऐसा होगा कि वो उत्पादन करना ही क्या कर देगी? बंद कर देगी, टूट फूट जाएगी। तो देखो, यही कंसेप्ट किस में आता है? मशीन में। कि जो आपकी पुरानी मशीन उत्पादन कर रही है उसका लगातार सर्विस होना चाहिए, उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर हम यहां पर बात करते हैं किसकी बताओ? बांध की। तो पुराना बांध है, उसकी रिपेयरिंग। पुराने बिजली संयंत्र हैं आपके पास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये जितने भी हैं जिनसे आप उत्पादन कार्य कर रहे थे पहले से, अब आपने नवीनतम और स्थापित कर दी, तो पहले की तुलना में आपका खर्चा क्या हो गया? और क्या होता है? उत्पादन और बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, तो आपने इसका यहां पर खर्चा क्यों किया? क्योंकि आपका पहले से जो पुराने संयंत्रों से क्या हो रहा था उत्पादन, आप उसे और बढ़ाना चाहते। जब और आप बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए नवीनतम आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका उत्पादन भी बढ़ा। तो देखो, आपका खर्चा देखो, यहां पर जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, इससे उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? निवेश हो गया। लेकिन जो पहले से ही स्थापित इमारतें हैं, पहले से स्थापित मशीन है, बांध है, बिजली संयंत्र है, उनकी टूट फूट पर, उनके किस पर? मरम्मत पर। जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा भी आप कर रहे हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट के रूप में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? निवेश कैसे हो रहा है बताओ? एक तो नवीनतम निवेश हो रहा है, और एक कैसा हो रहा है बताओ? पहले से स्थापित चीजों को रिपेयर करने पर हो रहा है। जो मरम्मत व्यय होता है, इनको रिपेयर करने पर होता है, इसी व्यय को हम क्या कहते हैं बताओ बच्चों? मूल्यह्रास कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। तो मूल्यह्रास क्या हुआ बताओ? कि उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन करने वाले जो संयंत्र होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं उत्पादन करने के, उन पर उत्पादन करते करते उनमें क्या होती है बताओ? टूट फूट होती है, घिसावट होती है। और उस घिसावट पर जो व्यय होता है, उस व्यय को हम क्या कहते हैं? मरम्मत व्यय कहते हैं। और मरम्मत व्यय वही कहलाता है क्या? मूल्यह्रास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो प्रकार से खर्चा कर रहे हैं, एक खर्चा नवीन हो रहा है, एक खर्चा पुराने पर हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर के ये क्या हो गया? पूरा खर्चा हो गया। तो हम मान सकते हैं ये क्या हो गया बताओ? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये हो गया सकल निवेश। सकल निवेश। इसमें से जो आपने नवीनतम खर्चा किया है, ये नवीनतम कैसा हो गया बताओ? ये हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप इसे मान सकते हैं ये क्या है बताओ? शुद्ध निवेश। क्वेश्चन बताऊंगा आपके लिए, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना? ये क्या हो गया? शुद्ध निवेश। और पुराने पर जो खर्चा किया वो मरम्मत में, ये क्या हो गया? मूल्यह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन। ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया, मूल्यह्रास हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रॉस होता है, वो ग्रॉस किस किस से मिलकर बना होता है? वो नेट इन्वेस्टमेंट से और डेप्रिसिएशन दोनों से मिलकर के बना होता है। दोनों के मूल्य इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से इसको फॉर्मुलाइज करें, तो आपसे कहा जाए सकल निवेश क्या है, तो आप बता सकते हैं शुद्ध निवेश, जो नवीनतम उत्पादन के लिए किया गया निवेश, वो प्लस उसमें क्या जुड़ा होता है बताओ? डेप्रिसिएशन, मरम्मत व्यय, यानी कि मूल्यह्रास जुड़ा होता है।
जब शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास जुड़ा होता है तो वो क्या बन जाता है बताओ, सकल निवेश बन जाता है। हम इसे शुद्ध और नेट को देख लेते हैं, यानी कि ग्रॉस अगर हमें प्राप्त करना है तो नेट में क्या जोड़ना पड़ेगा, मूल्यह्रास जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट फर्स्ट फॉर्मूले के रूप में समझिए, सकल निवेश क्रॉस इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध निवेश, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, प्लस मूल्यह्रास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अच्छा। आप यहीं से अगला फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। सपोज करो, पहले यहां समझ लो, बताओ आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को बताया, इन दोनों को जोड़ करके मिल गया। अब हमें ग्रॉस नहीं चाहिए, हमें नेट चाहिए। तो नेट कैसे मिलेगा, कि जो सब है उसमें से इसको हटा दो, जैसे ये हटेगा तो आपका यही तो बचेगा। यानी कि आप शुद्ध चाहते हैं तो क्या है, जो टोटल है ग्रॉस और क्या बोलते हैं मरम्मत व्यय और शुद्ध व्यय, इसमें से आपको मूल्यह्रास को हटाने पर आप शुद्ध की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब आप इसे ऐसे बता सकते हैं, सेकंड फॉर्मूले के रूप में बता देंगे, शुद्ध निवेश, शुद्ध निवेश क्या हो जाएगा बच्चों, शुद्ध निवेश बराबर हो जाएगा सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट, अब हमें शुद्ध भी पता है सकल भी पता है, हमें मूल्यह्रास प्राप्त करना है। तो बड़ा सिंपल है, तो मूल्यह्रास कैसे मिल जाएगा बताओ, मूल्यह्रास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूल्यह्रास इज इक्वल टू हो जाएगा किधर से, सकल में से शुद्ध को घटा दो, सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश। तो शेष क्या बचेगा बताओ, शेष बचेगा आपका मूल्यह्रास। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीजों को आप नोट कर लेंगे और उसको करने से क्या प्राप्त हुआ आपको, अब आपको मैं बता देता हूं। यहां पर इस डिस्कशन से क्या प्राप्त हुआ आपका, एक तरफ है आपका सकल मतलब ग्रॉस, और दूसरी तरफ लिखो आप क्या, शुद्ध मतलब नेट। अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो आप जानते हैं कि सकल जो होता है, ग्रॉस जो होता है, वो ग्रॉस कैसे प्राप्त करते हैं, कि जो शुद्ध है, नेट है, उस नेट में आपको क्या जोड़ना होता है बताओ, डेप्रिसिएशन जोड़ना होता है। इज दैट क्लियर और नॉट, यहां पर आपको क्या जोड़ना होगा मेरे बच्चों बताओ, मूल्यह्रास को जोड़ना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत अच्छा। लेकिन जो शुद्ध होता है वो क्या होता है, शुद्ध वो होता है कि जो सकल में से इस डेप्रिसिएशन को हटा दो, जैसे डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो क्या बचेगा, नेट ही तो बचेगा। इट मींस आप यहां पर शुद्ध की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, जो आपका सकल है, ग्रॉस है, उस ग्रॉस में से माइनस कर देंगे किसको बताओ, डेप्रिसिएशन को। इज दैट क्लियर नोट, यानी कि मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रॉस और नेट के बीच का अंतर क्या होता है, तो बता देंगे बीच का अंतर क्या होता है, मूल्यह्रास। अगर हमें सकल प्राप्त करना है तो शुद्ध में मूल्यह्रास को जोड़ देंगे, अगर हमें क्या प्राप्त करना है, शुद्ध प्राप्त करना है, तो जो सकल ग्रॉस है उसमें से मूल्यह्रास को घटा देंगे। इज दैट क्लियर नॉट, ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा जीडीपी और एनडीपी। इसका मतलब जब मैं कहता हूं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जब मैं कहता हूं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो जीडीपी होता है उसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, लेकिन जो एनडीपी होता है उसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो शुद्ध होता है उसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता, और जो ग्रॉस होता है उसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, शामिल होता है। इसलिए ग्रॉस और नेट के बीच का अंतर क्या होता है, मूल्यह्रास होता है। ये सबकी समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर और नोट, नोट इट, नोट करो इसे बढ़िया तरीके से। अब हम आगे की चीज को समझेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मूल्यह्रास आपकी समझ में आ गया। अगर आपसे कहा जाए मूल्यह्रास क्या है तो बता देंगे ना, तो मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया बताओ, मूल्यह्रास का मतलब हो गया कि उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत
ठीक है ना। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उनके बीच होने वाली घिसावट टूट फूट में जो होती है, उस पर जो मरम्मत व्यय खर्च किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। ओके, चलिए, तो अब आप इस चीज को यहां पर नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको मूल्यह्रास नोट करा देता हूं। एक बार यहां पर लिख दीजिए मूल्यह्रास। अगर हम मूल्यह्रास की बात करते हैं तो जो मैंने समझाया है उसे एक बार यहां पर इसकी परिभाषा के रूप में लिख भी सकते हैं आप, है ना। तो यहां पर आप लिख दीजिए मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बता दीजिए। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली टूट फूट, जिसे क्या कहते हैं हम? घिसावट। होने वाली टूट फूट, घिसावट पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? बताओ। मूल्यह्रास कहलाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनमें जो घिसावट हो रही है वो ना हो, तो हमारा उत्पादन होता रहेगा, और हमारा इस पर जिसकी घिसावट पर जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा भी नहीं होगा। इसका मतलब घिसावट पर जो खर्चा होता है वो एक प्रकार से हानि होती है, नुकसान होता है। इसलिए मूल्यह्रास को लॉस के रूप में देखा जाता है, हानि के रूप में देखा जाता है। तो आप यहां पर इस पॉइंट को नोट कर देंगे, इस बात को बता देंगे अगले पॉइंट में कि मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है। मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट करो अच्छे तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आते जा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? और बीच बीच में मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि अगली क्लास मेरी होगी, संभवतः आपकी लाइव क्लास शेड्यूल करूंगा, जिसमें से मेरा इवनिंग टाइम रहेगा, और वो इवनिंग टाइम जो भी होगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिन बच्चों ने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। और उस लाइव क्लास में आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात भी मुझसे कह सकते हैं। हालांकि ये मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपको बता देता हूं, इस रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको फ्री है, जो कि हर कोई फ्री रहता है। आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं, आप अपनी कोई भी राय व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और उसके अनुसार मैं चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। किसी स्टूडेंट की कोई समस्या हो सकती है, वो भी अपनी शेयर कर सकता है इस चीज़ के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो इसका मतलब अब आपको हम बता देते हैं कि ये हो गया आपका मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास के बारे में आपने समझ लिया। अब मूल्यह्रास जब आपने समझा है तो यहां पर नेक्स्ट चीज को हमें समझने के लिए क्या करना होगा कि आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहां पर आइए। तो दो तीन चीजें आपने समझ ली। पहला आपने समझा, पहला क्या समझा आपने? विधि 2015 के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पूर्व की विधि और वर्तमान में है। जीडीपी और जीबीए में आपने अंतर को समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझा। और आपने ये भी समझा कि साधन लागत पर जो आय होती है वो क्या होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम के साथ साथ आपने इस बात को भी समझ लिया कि आपकी शुद्ध और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है। अब हम आगे की चीज को समझेंगे। आगे की चीज को समझने के लिए आपको समझना है NFIA। NFIA क्या होता है? तो NFIA के बारे में समझने के लिए आपको मेरी अगली क्लास का क्या करना होगा? इंतजार करना होगा। जब मेरी अगली क्लास होगी तो उस क्लास में मैं NFIA बताऊंगा, घरेलू सीमा के बारे में भी चर्चा करूंगा, वित्तीय वर्ष के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। इन सारे कंसेप्ट के बेसिक कंसेप्ट में आपको क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। यकीन मानिए अगर आपकी क्लास इस तरीके से मैं ले रहा हूं, अगर आप इसे समझने में सक्षम हो पा रहे हैं और मैं आपको समझाने में सक्षम हूं,
तो निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक ही नहीं, आगे आने वाले सभी टॉपिक इसी प्रकार से इतने मजबूत और स्ट्रांग हो जाएंगे, किसी आने वाला प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए, आगे की क्लास हमारी समाप्त लाइव क्लास होगी, जिसमें आप सभी का स्वागत रहेगा। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, वो अपने निर्धारित समय पर मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ना भी कर पाए किसी कारणवश तो बाद में भी देख सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।